देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, चुनावी चाल, वोट बैंक का सवाल। स्वागत है आपका आज के इस बहुत जबरदस्त और बड़े एडिशन में। जनाब 14 नवंबर को देख लेना तुम, शपथ के वास्ते लालू का लाल आएगा। क्योंकि 14 नवंबर को बाल दिवस भी होता है ना जी, तो बाल दिवस पर बाल बुद्धि का बवाल आएगा। लालू हो या सोनिया जी हो, सबको अपने अपने लाल की पड़ी है, देश के विकास की किसी को नहीं पड़ी है। क्यों उठाना बंद कर दिया ईवीएम का मुद्दा? यानी अगर तब आप एसआईआर उठा रहे हैं, इसका मतलब आपने ईवीएम हैकिंग के अपने आरोप को झूठा मान लिया। वो भी एक चोरी है, आप आवाज चोरी कर लेते हैं, बोलने दीजिए। अरे कमाल है, एक माइक, दो माइक, तीन माइक, उसके बाद भी कह रहे हैं आवाज चोरी हो रहा है। ऐसे ही वोट चोरी हो रहा है। ऐसे आपने नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम। बिहार की सियासी बयार अब खुलकर वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमने लगी है। कोई मुसलमान डिप्टी सीएम की बात कर रहा है तो कोई यह कह रहा है कि कांग्रेस है तो मुस्लिम है, तो बीजेपी कह रही है कि विपक्षी गठबंधन ने मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। और यह पूरी सियासी कहानी सिर्फ इसलिए शुरू हुई है क्योंकि बिहार में दूसरे और फाइनल राउंड की वोटिंग में सीमांचल का वो क्षेत्र भी शामिल है जो मुस्लिम बहुल इलाका है। यह वो इलाका है जहां मुस्लिम वोट सबसे निर्णायक माना जाता है और यह इलाका ओवैसी का गढ़ भी माना जाता है। बिहार की आबादी में करीब 18% मुस्लिम शामिल है और इनका प्रभाव सबसे ज्यादा सीमांचल में है। लेकिन बिहार में चुनावी सियासत के बीच वंदे मातरम पर भी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने 1937 में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए थे और वंदे मातरम के महत्वपूर्ण लाइनों को भी अलग कर दिया था। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या विपक्ष की पूरी सियासत वोट बैंक के आधार पर तय हो रही है? योगी आदित्यनाथ भी वहां पर कैंपेन कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री भी, अमित शाह भी पटना में कैंप करे हुए हैं। आज जनता जनार्दन के बीच देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, चुनावी चाल, वोट बैंक का सवाल। स्वागत है आपका आज के इस बहुत जबरदस्त और बड़े एडिशन में। वंदे वंदे बिहार की सियासी जंग अब खुलकर वोट बैंक के मुद्दे पर आ गई है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस आरजेडी सिर्फ तुष्टीकरण के नाम पर घुसपैठियों के समर्थन में खड़े हैं। आरजेडी कांग्रेस को जब जब मौका मिला है, ये घुसपैठियों को पिछले दरवाजे से भारत का नागरिक बनाने में लगे रहे। ए राहुल बाबा को बिहार नहीं पूरे देश में रैली निकाल दें दो, घुसपैठिया बचाओ रैली। राहुल बाबा, हम देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे। विपक्षी गठबंधन इस बात पर भी घिर रहा है कि करीब 3% वाली मल्लाह आबादी वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। करीब 14% वाले यादव समुदाय से आने वाले तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाया गया, तो फिर 18% वाले मुस्लिम समाज को इग्नोर क्यों किया गया? हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ, आप 17% हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब हुआ। अब जो लोग ये ज्ञान दे रहे हैं, उनके तेलंगाना में जो है वो क्यों नहीं उन्होंने उस समय जो है जिसके साथ वो खड़े होकर के चुनाव लड़ रहे थे तो वो ज्ञान दिया था, जो एक वहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उनको भी हटवा दिया। उधर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नया सियासी ट्विस्ट ला दिया है। जो भी हो, जिसके पास ज्यादा बहुमत आएगा, जिसकी सरकार बनेगी और वो अगर काम करेगा तो उसके साथ हम रहेंगे। इस बीच वंदे मातरम और जन गण मन पर भी भारी सियासी उबाल है। पीएम मोदी ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट और सिक्का जारी करते हुए कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया।
1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। 1937 में पंडित नेहरू की अगुवाई वाली कमेटी ने वंदे मातरम के 7 में से 5 छंदों को हटा दिया था। उधर अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक अबू आजमी मुस्लिम समुदाय के लिए लगातार वंदे मातरम का विरोध करते रहे हैं, तो बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने अबू आजमी के घर से 100 मीटर की दूरी पर वंदे मातरम का गीत गाया। इन्होंने वंदे मातरम को विरोध किया है, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे ऐसा कहा है। इसीलिए हमने उस कार्यक्रम का आयोजन उनके घर के नजदीक किया कि अगर इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। इस भूमि का नमन और वंदन करने की आपत्ति इस देश के किसी भी नागरिक को नहीं होनी चाहिए, अबू आजमी को भी नहीं होनी चाहिए। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष की हर सियासी चाल मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर तय होती है? आज इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनावी चाल, वोट बैंक का सवाल। तो आज बड़े मुद्दे आपके सामने हैं, लेकिन मेहमान कौन कौन से हैं आइए परिचय करा देते हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता फराज किदवई साहब का, सोमनाथ भारती पूर्व लॉ मिनिस्टर हैं, 2 टाइम के एमएलए हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सतीश के सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ मनोज सिंह हैं, मैट्रिक्स के चेयरमैन हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर, और मेरे युवा मित्रों का, जनता जनार्दन का जोरदार स्वागत है। फर्स्ट राउंड में आपको एडवांटेज किसकी दिख रही है सतीश के सिंह? फर्स्ट राउंड में एडवांटेज किसकी दिख रही है? देखिए इस चुनाव का मेरे इस चुनाव एक मिनट इस चुनाव का एक लाइन हाँ, एकमात्र विजेता नीतीश कुमार है, जिन्होंने बीजेपी को अपने आप में सरेंडर करा दिया बीजेपी को। अरे तब नीतीश, फराज किदवई नीतीश बोल रहा हूं, नीतीश। पहला राउंड आपको किसके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है? देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूं और अभी बोल रहा हूं, 14 नवंबर को लालू का लाल शपथ लेगा। लालू का लाल। सुधांशु त्रिवेदी, पहले राउंड में क्या लग रहा है आपको? 14 नवंबर किसका नंबर? 14 नवंबर एनडीए शानदार तरीके से आ रहा है और बाल दिवस पर बाल बुद्धि वाले छाती पीटते नजर आएंगे। सोमनाथ भारती। देखिए कोई पार्टी जीते कोई पार्टी हारे, कोई अलायंस जीते कोई अलायंस हारे, बिहार जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? कोई लेना देना नहीं है। बिहार जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? केजरीवाल जी प्रचार करने जाएंगे, ये तो बता क्या बोल रहा हूं आपको? बिहार जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? जाएंगे, हाँ या ना? सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या बिहार जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? अरे बिहार तो जीतेगा ही, चुनाव के बाद लोकतंत्र तो जीतेगा ही। मैं पूछ रहा हूं आपसे, केजरीवाल जी जाएंगे? आप अपनी पार्टी के नेता का जवाब तो दे नहीं रहे। केजरीवाल जाएंगे नहीं जाएंगे? पलायन बंद हो जाएगा? अरे केजरीवाल जी मुझे चंडीगढ़ से जाएंगे या दिल्ली से जाएंगे? के स्कूल ठीक होंगे ये चिंता मुझे। केजरीवाल जी जाएंगे नहीं जाएंगे? क्या वहाँ के बच्चों को अरे आप बता क्यों नहीं रहे हैं? हम बोल कुछ रहे हैं, आप सुनना कुछ। अरे मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ केजरीवाल जी जाएंगे प्रचार करने के लिए बिहार में? आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, केजरीवाल जी जाएंगे? मैंने क्या कहा? आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, केजरीवाल जी नहीं जाएंगे। चलिए ओके ढलना ऐसा, केजरीवाल जी नहीं जा रहे। ओके मनोज सिंह, क्या पहले राउंड में क्या हो रहा है? चुनाव में बिहार की महिलाएं जीतेंगी, बिहार का बेरोजगार जीतेगा। एडवांटेज किसका पहला राउंड? एडवांटेज एनडीए को मिलेगा। एनडीए को मिलेगा आपको लगता है? चलिए अब रैपिड फायर राउंड है। सुधांशु त्रिवेदी, विपक्ष पर वोट बैंक वाला आरोप बीजेपी की ध्रुवीकरण की चाल है, हाँ या नहीं? बीजेपी अपना खेल खेलती है इसमें, हाँ या ना? सरासर गलत है भाई। बीजेपी चुनाव जीतती है अपने दम पे। 282 हमारे पहली बार आए थे तब तो इनकी सरकार थी। मोदी जी के लगातार 3 बार 2/3 बहुमत मिला तो इनकी सरकार थी। इसलिए अब खिसियाहट और बौखलाहट में इस जंग की जरयत कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को फंसा दिया है, हाँ या ना? जो फंसा हुआ है दूसरे क्या फंसाएगा। ओके, फराज किदवई, क्या आपको लगता है कि वंदे मातरम सबके लिए जरूरी है या नहीं है, हाँ या ना? देखिए जो सवाल दोबारा सुन लीजिए, जल्दबाजी मत करिएगा। वंदे मातरम सबके लिए जरूरी है कि नहीं है? वंदे मातरम गाना चाहिए नहीं गाना चाहिए? वंदे मातरम मैं बोल रहा हूं, वंदे मातरम। अबू आसिम आजमी गाएंगे? वंदे मातरम। अबू आसिम आजमी बोलेंगे वंदे मातरम? वो उनसे पूछिए। वाह, अरे वो उनसे पूछिए ना, पूछिए। बहुत बढ़िया।
ओके, अच्छा, अबू आजमी और आजम खान में से समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा नुकसानदायक कौन है? दोनों बहुत फायदेमंद हैं। बहुत बढ़िया, दोनों बहुत फायदेमंद हैं। अभी कह रहे फायदेमंद दोनों है। हमारे बड़े सतीश नेता के सिंह, क्या जनगण मन अंग्रेजों के स्वागत में लिखा गया था, हाँ या नहीं? मुझे नहीं लगता, मुझे तो राष्ट्रगान लगता है, इसलिए अच्छा है। ओके, वोट चोरी का आरोप लगाने वाला महागठबंधन अगर बिहार जीता तो कुर्सी ठुकराकर छोड़ देगा। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस जीती थी, तब भी उसने जो है राहुल गांधी ने आरोप लगाया। ये कोई बात नहीं होती। ये कोई एक बात जगह नहीं चोरी, होती। एक जगह सोमनाथ चोरी, भारती, एक जगह के विक्ट्री से फर्क नहीं पड़ता। सोमनाथ भारती, एसआईआर का विरोध घुसपैठियों के पक्ष में माहौल बनाना है। देखिए, कितने घुसपैठिया निकले इतने बड़े एक्सरसाइज के बाद, 389। क्या बिहार में प्रशांत किशोर दूसरे केजरीवाल होंगे? बिल्कुल नहीं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, मैं ओपनिंग रिमार्क्स आपको देता हूं 60 सेकंड के लिए और आपसे जानने की कोशिश करता हूं। आखिरकार एसआईआर को लेकर बड़ा बवाल है। राहुल गांधी कह रहे हैं उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं राहुल गांधी। क्या कहना चाहते हैं आप? लेकिन अमित शाह कह रहे हैं घुसपैठियों की पूरी को बचाने के लिए पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है। देखिए, राहुल गांधी जिसे एटम बम और हाइड्रोजन बम कहते हैं, ये बड़ा किस्सों में आ रहा है, जबकि बम का धमाका तो एक ही बार में होता है। देखिए, वो पहले गए थे मलेशिया, वहां गए थे, मलेशिया में भी लंकावी गए थे। आप में से किसी को पता है कि लंकावी जाने के पीछे क्या था? वहां पे भी एक भारतीय नागरिक रहता है जो भारत से निष्कासित है, शांति का मसीहा कांग्रेस के नेताओं द्वारा कहा गया। अब ये महज संयोग था, कोई बात नहीं, लौट के आए, उन्होंने कहा मैं धमाका करूंगा, फिर इतना सा बोला। अब शक ये होता है कि शायद जितना दिया गया बाहर से उतना आके बोल दिया। फिर गए कोलंबिया और लौट के आए, फिर उनको बताया गया इतना, शायद अब उतना बोल दिया। इसको लेकर मन में संदेह उत्पन्न होता है। और मजे की बात ये जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं? भाई साहब, चुनाव है बिहार का और वो हरियाणा पे बता रहे हैं। ऐसा लगता है राजद में तो एक कोई हरियाणा वाले आ गए हैं जो बिहार में हस्तक्षेप करके स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अब लगता है कांग्रेस में भी कोई हरियाणा वाला आ गया जो बिहार में आके बता रहा है। मगर हरियाणा की भी बात छोड़िए, बताइए, हरियाणा का कोई नेता नहीं बोल रहा है इसके बारे में, ना हुड्डा साहब, ना कुमारी शैलजा, ना राव नरेंद्र सिंह जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। और ऐसा ही पहले कर्नाटक के बारे में किया। कर्नाटक में आपकी सरकार है, ना सीएम ने बोला, डिप्टी सीएम ने बोला, ना प्रदेश अध्यक्ष ने बोला, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहीं से। तो राहुल गांधी साबित क्या करना चाहते हैं? उनके प्रदेश के नेताओं से ज्यादा समझदार वो हैं। और न कर्नाटक के बारे में कॉन्फ्रेंस कर्नाटक में हुई, ना हरियाणा के बारे में हरियाणा में हुई। दिल्ली में स्टेज सेट किया जाता है, बार बार फ्यूज हो चुके एक मिसाइल को बार बार लॉन्च करने में। और मैं ये भी कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, अम्मा मियां, आपकी तो सरकार हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ पाई थी। मैं विनम्रता और चुनौती से दर्शकों से कहता हूं, 1974 का जो परमाणु विस्फोट था, कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं कहा कि हमने बम बनाया। उसने कहा जी हमने शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया है। 98 में जो वाजपेयी सरकार ने कहा था, हमने कहा था वी आर द न्यूक्लियर स्टेट। ये दोनों में अंतर था और हमने उसमें हाइड्रोजन बम भी किया था। अब आते हैं इसके ऊपर। भाई साहब, डर उनको लग रहा है जिनके अरमान उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो देश को लेकर एक प्रांत से दूसरे प्रांत के वोटर पे बात करते हैं, दूसरे देश के वोटर पे बात ही नहीं करते हैं। यानी कारण क्या है? हमारे यहां तो नेता भी विदेश से आ जाते हैं, विदेशी मूल के भी आ जाते हैं, और वोटर भी विदेशी मूल के आ जाते हैं, और देश के अंदर लड़ाई करवाने की व्यवस्था कराते हैं। और मैं यह भी बात कहना चाहता हूं कि जो कुछ कांग्रेस ने एसआईआर के लिए किया है, जो आप कहना चाह रहे हैं, वो तो बात पूरी तरीके से और साबित हो रही है कि और ज्यादा आवश्यकता है। परंतु मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि ये बताइए, आपने जितनी बातें की उसमें आधी तो फर्जी निकल गई। और ये भी एक मजेदार बात सोचिए, वो ब्राजीलियन मॉडल, आपको याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल गांधी ने पूछा एनीबडी कैन गेस हु इज शी, तो कोई पत्रकार नहीं बता पाया। तो पहले बताइए, राहुल गांधी जी की टीम में कौन था जो ब्राजीलियन मॉडल को पहचानता था? जी, ये वही पहचानेगा जो कोलंबिया से लेकर ब्राजील तक घूमता था। जी, तो इसीलिए मैं लास्ट में सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इनके लगातार बम वैसे ही चल रहे हैं जैसे वो पाकिस्तान का एक मंत्री था ना जो कहता मेरे पास पाव पाव भर के बम है, वो अब्दुल राशिद नाम था। तो ये छटाक भर का जो हाइड्रोजन बम फोड़ा है और बार बार आकर अपनी बेइज्जती करवाई है, तो उसके लिए एक पंक्ति बस कहना चाहता हूं जो कांग्रेस कर रही है एसआईआर पे या विपक्षी दल, कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं, लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कम वक्त झूठ बोलता है। फराज किस भाई, आखिरकार ये वोट बैंक बचाने की लड़ाई है, घुसपैठियों को बचाने की लड़ाई है। अमीर जी, ये वोट बैंक को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। ये देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने की लड़ाई है।
और अभी आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की कि 14 नवंबर को किसका नंबर आएगा। सुधांशु जी की मैं एक बात से सहमत हूं कि यहां पर बिहार की बात होनी चाहिए। अमीश जी, 14 नवंबर को किसका नंबर आएगा? और सुधांशु जी, आपकी पंक्तियों के लिए 4 पंक्तियां मेरी तरफ से भी अर्ज है कि तेरे उरूज के ऊपर जवाल आएगा, रगे अवाम में अब तो उबाल आएगा। जनाब, 14 नवंबर को देख लेना तुम, शपथ के वास्ते लालू का लाल आएगा। ओके, आप देखिएगा 14 नवंबर को। अमीश जी, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि लालू का लाल आएगा? भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो एनडीए की सरकार चल रही है, हम कुछ बोले तो वो गलत, आम आदमी पार्टी कुछ बोले तो गलत, कांग्रेस बोले तो गलत, लेकिन अगर चिराग पासवान बोलते हैं कि आई फील सॉरी टू बी बैकिंग बिहार गवर्नमेंट, तो यह गलत है कि सही है? सुधांशु जी, आप बताइएगा। मोदी जी के हनुमान जी, केंद्र में मंत्री चिराग पासवान जी बोलते हैं कि मुझे बिहार की सरकार को सपोर्ट करने में शर्म आती है। तो जब मोदी जी के मंत्री यह बोलेंगे तो इस देश की जनता भी बोलेगी कि नीतीश कुमार जी के शासन में, नीतीश कुमार की जो सरकार चल रही है, उस सरकार को देख करके बड़ी बात मोदी, लालू का लाल आएगा। और देखिए वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, और वोटिंग परसेंटेज इस बार बहुत ज्यादा हुई है। और आरजेडी कह रही है ये नीतीश की ढलान है और लालू के लाल का उफान है। लालू के लाल का करिश्मा देखेगा 14 नवंबर को पूरा एनडीए। उसमें एक लाइन मैं ऐड कर देना चाहता हूं जी, क्योंकि 14 नवंबर को बाल दिवस भी होता है ना जी, तो बाल दिवस पर बाल बुद्धि का बवाल आएगा, यह भी ध्यान कर लीजिएगा इसके आगे। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं, जो आप बात कहने का प्रयास कर रहे हैं ये तो पुराना स्टेटमेंट है जिसके बारे में वो स्पष्टीकरण दे चुके हैं, मगर मैं तो साथ रहते हुए बोलता हूं। अखिलेश, अब सर पूरी बात अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहते हुए बोला है मध्य प्रदेश चुनाव में, बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस से संभल के रहना। मुलायम सिंह यादव जी का वीडियो अवेलेबल है, कांग्रेस बहुत खतरनाक पार्टी है, सीबीआई लगा के जेल में भेज देती है। और कांग्रेस ने गठबंधन में रहते हुए मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कहा अखिलेश वखलेश छोड़ो। भाई साहब, आप तो साथ में रहते हुए क्या क्या नवाजे गए हैं या नवाजिशें कर्म हुई है एक दूसरे के ऊपर। आपकी के पास क्या है? लालू का लाल आएगा बोला गया, सारा सार इसी में है। लालू हो या सोनिया जी हो, सबको अपने अपने लाल की पड़ी है, देश के विकास की किसी को नहीं पड़ी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2047 तक देश का विकास होगा और विकसित राष्ट्र बनेगा। मैं कहता हूं आपके लाखों दर्शक जो देख रहे हो अपने दिल पे हाथ रख के पूछें, क्या सोनिया जी, लालू जी ये चाहते हैं? वो कहें नहीं, 47 तक अगर कुछ हो पाए तो हमार बिटिया। और ये भी मजे की बात है, ये लालू का कौन सा वाला लाल आएगा? हाँ, ये एक लाल उधर है, एक लाल इधर है, कौन सा वाला लाल दोनों आएगा? तरफ लाल खड़े हैं। तेजस्वी जी या तेज प्रताप जी? मनोज सिंह, लालू का लाल आ सकता है बिहार के अंदर, ऐसी उम्मीदें जगी है। राजद कह रही है कि आ रहा है लालू का लाल। देखिए, सबसे बड़ा बात बोले अवनीश जी, जब हम लोग बिहार में घूम रहे थे, हम लोग तो डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा के आधार पर करते हैं। तो एक झोपड़ी में हम लोग बैठे हुए थे, कुछ महिलाएं बैठी हुई थी, तो हम लोगों को लगा कि ये नीतीश के वोटर हैं। जब हम लोग उन्होंने से कहा कि भाई इस बार का चुनाव में आप लोग का क्या मूड दिखता है, तो महिलाओं ने कहा कि मूड तो अच्छा है। हम लोग कहा कि भाई महागठबंधन वाले तो बोल रहे हैं कि नीतीश जी का तो ऊपर से काम ही नहीं कर रहा, दिमाग नहीं कर रहा। कहें कि वो 74 साल के हो गए, काम नहीं कर रहा, जो 50 साल का उसका नहीं काम कर रहा, तो क्या करें? ओके, तो अब सोचिए कि इस तरह के कमेंट लोग करते हैं कि एक युवा भी इस तरीके से गड़बड़ कर सकता है। तो जो एसआईआर का बात अभी आप कर रहे थे, तो एक चीज जान लीजिए कि वहां पे मुद्दा नहीं बनने के 2 कारण थे। जिस तरीके से बताया जा रहा था महागठबंधन से कि मुसलमानों का मुद्दा नहीं बन रहा, और उसके कारण भी है। जैसे मैं ये सारे भी बच्चे बैठे हैं और मैं बिहारी खुद खड़ा हुआ यहाँ पे, मेरे घर से 12 लोगों का नाम कटा और हम 12 के 12 लोग आए हुए दिल्ली में। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मैंने तो कोई आंदोलन नहीं किया, मैंने तो कोई विरोध नहीं किया। कर वो रहे, लेकिन मेरे नाम पे वोट पड़ते थे, किसको पड़ते थे मुझे नहीं पता। मैंने इलेक्शन कमीशन में भी डाल रखा था कि भाई मेरे नाम को हटा दिया जाए, लेकिन वो हटते नहीं थे। ये मुद्दे हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा 3 महीने पहले, इलेक्शन के 6 महीने पहले से जिस प्रकार से तेजस्वी ने अपने इमेज को किया, राहुल गांधी ने आकर उनके सत्ता को छीना है। ओके, आप सतीश के सिंह ये मानते हैं राहुल गांधी ने आकर लालू के लाल की सत्ता को छीना है, या फिर हायर वोटिंग टर्नआउट? कई पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं राजद के लिए पॉजिटिव जा सकता है। देखिए, आजकल पॉलिटिकल पंडित क्या मानते हैं ये तो पता नहीं चाहता। इलेक्शन कमीशन का जो पंडित मानता है वो सच्ची बात वो है, पता नहीं वो क्या निकल जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना मुझे। मैं लाल शब्द पे ही टिप्पणी करना चाहता हूं। जी, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अभिलाषा थी कि उनका मुख्यमंत्री बैठ जाए, लेकिन बिहार के असली लाल ने एनडीए में होते हुए
इनके बीजेपी के जो मंसूबे थे उसकी लंका लगा दी। मैं कहूंगा कि बिहार का असली लाल यहाँ नीतीश कुमार है। तो ये समझ लीजिए। अब सुधांशु जी घुसपैठिया, सारे लोग घुसपैठिया, प्रधानमंत्री जी घुसपैठिया, अमित शाह घुसपैठिया बोलते रहते हैं। हमने तो सुना है कि इस बार जो वहां पर ये हुआ SIR सिर्फ 390 घुसपैठिया मिले, 390। और जहां तक घुसपैठियों को हटाने की बात हो तो सुधांशु जी की सरकार का रिपोर्ट 11 साल का शायद 11,000 है। ओके, सुधांशु जी जवाब इस बात का। जवाब देना चाहता हूं। मजे की बात यह है सतीश के सिंह जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये जो जितने लाख गायब हुए हैं उनमें से कोई आके खड़ा नहीं हो रहा है कि मेरा वोट कटा है। वो क्या है? रहस्य यही है और वही तिलमिलाहट है सबके अंदर। ये होता घुसपैठिया, कोई आके कहता मैं घुसपैठियों में वोट देने आया हूं। सब ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति हो के ऐसी बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। जो वो होता वो किसी दूसरे के नाम पे, जैसे आपने बताया 12 वोट वहां है, जाके चुपचाप डाला हो। अब जब वो वोट कट गए, अब वो घुसपैठिए घर बैठ गए। जैसे चोरी करने वाला व्यक्ति कोई आपके घर की कॉल बेल बजा के नहीं आता है कि आप कहें कि देखिए साहब मुझे तो पता ही नहीं था। इसीलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि जो ये बात है, मगर फिर भी मैं एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं, विपक्ष में 55 साल का तो युवा कहलाता है, 70 साल की बंगाल की बेटी है, 70 साल की दलित की बेटी है और 74 साल का बुजुर्ग है। ये थोड़ा लॉजिक आपको समझ में आता है क्या? ये लॉजिक समझ में आता है क्या? और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के, जो युवा वर्ग है अपने अपने दिल पे हाथ रख के कहे कि तेजस्वी यादव जी और राहुल जी, इनमें से किसमें किसको आपको लगता है कि उनमें इतनी योग्यता थी, अगर राजनीति में नहीं होते तो कोई अच्छी नौकरी पा गए होते? अगर थी तो उनकी बात पे यकीन करिए, नहीं तो जो खुद ना पा पाया वो दूसरे को बता रहा है कि साहब मैं करके दिखा दूंगा। जिसे एक पुराना फिल्म का डायलॉग था, सुनिए, एक पुराना फिल्म का डायलॉग था जिसमें एक नेता कहता हिसाब किताब हम तुम्हारा पूरा कर देंगे। तो उसमें तो वैसे जमात दूसरी थी, मगर मैं यहां बोले देता हूं उस फिल्म के डायलॉग को थोड़ा परिवर्तित करके, अरे आप क्या हिसाब किताब करेंगे तेजस्वी जी, हिसाब तो जनता करेगी और किताब आपके हाथ से नवी जमात में छूट गई थी। ये जो तुष्टिकरण वाला कबूलनामा है ये बिहार चुनावों में भारी पड़ेगा, जो रेवंत रेड्डी ने बोला और जो बीजेपी जिसको विषय बना रही है बार बार। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं और रेवंत रेड्डी कह रही है कांग्रेस इज फॉर मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स आर फॉर कांग्रेस। देखिए, अगर रेवंत रेड्डी पर यह सवाल खड़ा किया जा रहा है तो एक मुख्यमंत्री इस देश में ऐसा भी है जो 80-20 का नारा देता है और बटोगे कटोगे का नारा देता है। वो बिहार में भी दे रहा है। ये सही है क्या? ये सही है? नहीं, ये सही है क्या? वो पार्टी जो एक, उस पार्टी को धिक्कार है, सुधांशु जी आपकी पार्टी को धिक्कार है कि जो देश के लिए लड़ने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बेटी कहा था। आप वो मंत्री आज बना हुआ है, वो मंत्री आज बना हुआ है, हटाइए उसको। हमारे वाले तो माफी मांगी, प्रोफेसर माफी नहीं, हटाओ, अरे उसको हटाओ, उसको हटा के दिखाओ, तब कोई सवाल करना। आप कह रहे रेवंत, वो कह रहे रेवंत रेड्डी को अगर आप कॉमनल मानते हो तो 80-20 और बटोगे कटोगे क्या मानते हो? इसमें मैं गंभीर बात बताता हूं। आप इस समय वंदे मातरम के भी 150 साल जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा वंदे मातरम आपको पता है सबसे पहले कब गाया गया था? 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, और उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कहां आई? 1923 में, जब मोहम्मद अली जौहर, जो बाद में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि साहब हम वो उतर गए, जमीन से नीचे उतर गए, मगर उसके बाद भी गाना वाला गाता रहा। मगर 1937 में जिन्ना के विरोध के बाद जब कांग्रेस पीछे हटी, वही तुष्टीकरण का विचार आज तक है। और उन्होंने जो हिस्से हटाए वो क्या थे? भारत माता की जीवंतता के प्रतीक थे, जिसमें कहा था तुम दुर्गा 10 प्रहर धारणी, कमला कमलदर विहारिणी, वीणा विद्यादायिनी, कमलाम अमलाम सुतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। और जब आप ये कहते, उन्होंने कहा ये तो दुर्गा का प्रतीक है। हां, मैं कहना चाहता हूं, जब आप दुर्गा जी के प्रति कहते हैं तुम दुर्गा 10 प्रहर धारणी, तो पूरे देश से कैसे जुड़ते हैं? कलकत्ते की काली मां से जुड़ते हैं, कामाख्या जी से जुड़ते हैं, त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी से जुड़ते हैं, मुंबई की मुंबा देवी से जुड़ते हैं, कन्याकुमारी से जुड़ते हैं, विंध्यवासिनी से जुड़ते हैं, वैष्णो देवी से जुड़ते हैं, और तो और हिंगलाज माता जो बलूचिस्तान में चली गई उनसे भी जुड़ते हैं, और ढाका की ढाकेश्वरी से भी जुड़ते हैं। इसलिए ये एक जीवंत राष्ट्र था जो अंग्रेजों की मानसिकता वाले थे, जिनके लिए जमीन का टुकड़ा था, जिन्होंने टुकड़े को काट दिया, वो कभी इसको समझ ही नहीं सकते। ये वेदों के उस वाक्य से निकला जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। इसलिए मैं ये पंक्ति कह के समाप्त करता हूं। साहब,
सुनिए, हम जानते क्या कहते हैं, अरे मातु सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूं, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे, और ज्ञान दे कि गीत लिखूं लेखनी विकास पे वक्त पड़ने पे बैरियों से युद्ध ठाने ले, और तेरा हर रूपमा अनुपमन भावन है। मां भारती के लिए कहते हैं, तेरा हर रूपमा अनुपमन भावन है, किंतु अभी आज तू प्रचंड रूप धार ले, और करना तुझी को है संहार देशद्रोहियों का, इसीलिए मां भवानी खप्पर सवार ले, और पाप के पुजारियों का करते हुए संहार, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। ओके, जवाब, वंदे मातरम से क्या तकलीफ है? वंदे मातरम से क्या तकलीफ? अब सुनिए, अभी इन्होंने कुछ पंक्तियां सुनाई। आपके नेता अबू आसमी कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, क्या तकलीफ है? सर मैं आ रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए सुधांशु जी जब बात करते हैं मां भारती की, मां भारती के बारे में यह भी लिखा है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संतति। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जिसके दक्षिण में हिमालय है, जिसके दक्षिण में समुद्र है और जिसके उत्तर में हिमालय है, उसके बीच में रहने वाले सब भारत मां की संतानें हैं। तो फिर 80-20 आप क्यों करते हैं? क्यों कहते हैं आपके मुसलमानों को हम घुस घुस करके मारेंगे? बताइए। दूसरी बात सुनिए, नहीं सुनिए, अब पूरी बात मेरी होने दी है, अब मेरी पूरी बात होने दी है। अभी आपने वंदे मातरम की बात की, 1937 की बात की। अटल विचार मंच 25 दिसंबर 2024, अश्विनी चौबे जी का प्रोग्राम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। किसका भजन है ये? किसने रुकवाया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। किसका भजन है? बोलिए किसका भजन है? गांधी जी का नहीं है, गांधी जी का गांधी जी का भजन नहीं है, गांधी जी ने उसको चेंज किया। गांधी जी का सबसे प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रुकाया। बताइए, लेकिन उस भजन को भी बदला गया। गांधी जी ने भजन को बदला। गांधी जी ने बोला रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये भजन कुछ और था। सुनिए, वो पूरा भजन ये था, रघुपति राघव राजा राम सुंदर मेघा शालिग्राम, और उसको रघुपति ईश्वर अल्लाह तेरो नाम करके बिरला मंदिर में गनवा दिया। औकात हो मस्जिद में गवा के दिखाओ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, दिखाओ औकात है अगर किसी की। राहुल गांधी का है कि दिखा दे। सुनिए, और दूसरी बात, इन्होंने एक झूठ बोला, इन्होंने कहा कि कोई हिंदू मस्जिद नहीं बनवा सकता। आप मस्जिद बनवाइए, मैं बनवाऊंगा, मैं चुनौती देता हूं आपको। ये मस्जिद बनवा सकता है? नहीं, अभी आपने कहा था ना कि कोई काफिर। हाँ बिल्कुल ना, आप मौलाना से करवाइए, आप बनवाइए, मैं बनवाऊंगा। बताइए, मुफ्ती से करवाइए। अरे आप कौन है भाई? आप हैसियत औकात हो तो बनवाइए। आपने बोला था ना कि अगर औकात हो, मैं मुसलमान हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप बनवाइए। सुनिए, अब अनाउंस करिए। घबराइए नहीं, आप अनाउंस करिए। आपको बोल रहा, सुनिए, अनाउंस करिए। आप परेशान क्यों हैं? अनाउंस करिए। अरे सुनिए, आप कौन है? अनाउंस करिए। आप मुल्ला है, मौलवी है, हाफिज है, मुकर्रम है, क्या है वो? मैं ये बोले ना, कह रहे मुल्ला मौलवी से कर लो। ये मस्जिद क्यों बनवाएंगे? लोगों के सर्टिफिकेट पर सुधांशु त्रिवेदी क्यों मस्जिद बनवाएंगे? मैं जवाब दे रहा हूं, अब सुनिए, अब जवाब देता हूं। अब सुनिए, ये विषय दूसरा हो रहा है। मैं जवाब देता हूं, सुनिए। और एक बात और है, अब बोल लूं। सुनिए, ये हलाल सर्टिफिकेट क्या होता है? कि जो काटा जाता है वो काटने वाला भी मुसलमान होना चाहिए, वरना पवित्र नहीं होता। तो मस्जिद कैसे पवित्र हो जाएगी? बोलो मेरे भाई। अच्छा बताइए, अभी आप कह रहे हैं सरदर्द समान। जब मुलायम सिंह ने कहा था मस्जिद बनवाऊंगा, कितनी ग्रोथ रेट थी देश की? बोलो कितनी महंगाई रेट थी? बोलो 13% महंगाई की रेट थी, सोना गिरवी रखा जा चुका था, और उस समय कह रहे थे मस्जिद बनवाएंगे। बेरोजगारी प्रचंड थी। क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई? आज बिहार के 64% लोग इनकम 10,000 से कम है। बताइए 20 साल से किसकी सरकार है? बताइए 20 साल से किस नीति आयोग बोलता है जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं कि बिहार की पर कैपिटा इनकम इस देश की सबसे कम है? छत्तीसगढ़ की आधी और अब देखिए, मैं निवेदन करूंगा विषय पर। अबू आसिम आजमी आप ही की पार्टी के नेता हैं, मुंबई के चीफ हैं, रईस शेख आप ही की पार्टी के नेता हैं, इन दोनों ने विरोध करा है वंदे मातरम बोलने का। क्यों? अभी आप कह रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। वंदे मातरम में क्या आपत्ति है? वो तो राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम में किसको आपत्ति होगी? है किसी को आपत्ति वंदे मातरम पे? जवाब दीजिए। नहीं, जवाब दे रहा हूं। जवाब दीजिए। अरे सर, जवाब। फिर आप कहते हैं हिंदू मुसलमान होता है चुनाव के अंदर। गांधी जी ने कहा था कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाखों लोगों को प्रेरित करने वाला गीत है। पॉइंट नंबर 1। लेकिन तो गांधी जी कुछ मानते थे कि इस गीत के कुछ हिस्से देवी दुर्गा के रूप में मां की आराधना वाला भाग कुछ लोगों की धार्मिक बस यही तो सारी प्रॉब्लम की जड़ थी। यार ये सुनते नहीं, यही प्रॉब्लम की जड़ थी। देखिए ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अगर अबू आसिम साहब अगर एक बात बोल रहे हैं, उनकी एक राय है, मैं बताता हूं वंदे मातरम मेरी ये राय है। अब सुनिए, लेकिन गांधी जी की भी उस पर एक राय थी। लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन है कि बच्चों को नौकरी दे दिए। अरे बच्चों को एक सेकंड बताइए, लॉ एंड ऑर्डर दे दिए। मत उलझाइए मंदिर मस्जिद में, मत उलझाइए। वंदे मातरम ना मंदिर है ना मस्जिद है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। कमाल की बात कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन है?
नाम बताइए। अरे अभी इंडोनेशिया के हम 20 बार सुन चुके हैं। आगे चलिए, बढ़िए। इंडोनेशिया जनता भी है। सुन चुकी है। आप सुनिए, सब जनता 20 बार सुन चुकी है। अच्छा आगे ठीक है बढ़िए। ना, 20 बार सुने था, कान खोल के ध्यान दो, अच्छा, उससे बड़े शांति मुस्लिम से होने 20 लगे बार सुन चुके हैं। हैं? सुनिए, अमेरिका में, अरे बहुत इंडोनेशिया पुराना हो के गया भाई। पुराना क्या हो गया? बहुत पुराना हो गया। पुराना आगे आपका बढ़िए, हो नई गया। चीजें लाइए। अरे आपकी बात रोजगार दीजिए। बोलो, हम क्या बोलने जा रहे हैं? बोलो, रोजगार पुराना हो गया, बोलो 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 अच्छा, रोजगार कितने दिए थे? अपने- अपने बोलो ना, जज्बात क्या पे बोलने जा रहे हैं? बोलो अपने बोलो, नहीं पता, पानी पीने लगे। अब मैं बताता हूं, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया की जो अमेरिका में एम्बेसी है, मैसाचुसेट्स एवेन्यू, जाके नेट पे चेक करिएगा, उसके बाहर 11 फुट की देवी सरस्वती की मूर्ति लगी हुई है और उसके नीचे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं ये हमारी संस्कृति है, इसका इबादत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरा सवाल ये है कि हम पहली बात तो हम स्टूडेंट्स अपने हिसाब से, अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम ले सकते हैं अपने जॉब्स, हिंदू मुस्लिम करके हमको नहीं चाहिए कोई जॉब। दूसरी बात ये ये जो आप दिखा रहे हैं कि मुस्लिमों पर इतना अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप हिंदुओं पे ये सब थोप रहे हैं कि आप लोग ये हमारे साथ कर रहे हैं? ये क्या डेरोगेटरी ये नहीं है, ये डेरोगेशन है हमारे हिंदुओं के ऊपर। ओके ओके, ये डेरिवेशन है हमारे हिंदुओं के ऊपर। फराज किद भाई, बार बार ये बोलना, देखिए ये तो इस देश के अंदर, अब देखिए ये देश आजाद हुआ, धर्म क्या, ये देश आजाद हुआ, उसके बाद धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ, धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ इस देश का। ओके, क्या सवाल है आपका? आप खड़े होकर पूछिए, क्या पॉइंट है आपका? सर मेरा सवाल आपसे है कि आपने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें नहीं करते हैं बीजेपी, तो आप क्या शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें करके चुनाव जीतना चाहते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करके चुनाव जीतना चाहते हैं, सब चुनाव जीतना चाहते हैं। ओके, क्या सवाल है? वही हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो रहा। ओके सर राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं? वोट चोरी की बात करते हैं लेकिन एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं? सतीश केसरी, एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं राहुल गांधी? ये तो अच्छा सवाल उनका है। अब देखिए, एसआईआर का किसी ने विरोध नहीं किया है, और मैं एक किसी ने संसद में अरे सुनिए, अरे नहीं किया, आप संसद में प्रदर्शन किया, फोटो लगी, सब क्या? अरे भाई आप सुनिए ना, जिस तरह से जो आप लोग करवाते हैं, आपकी जो अनुषंगिक संगठन इलेक्शन कमीशन उसका विरोध है। कोर्ट में गए लोग, कोर्ट में इतना झूठ मत बोलिए। कोर्ट में आपने तो आधार ही नहीं माना। सतीश जी आप बोल लीजिए। आप नहीं मैं इनसे बहस करने के लिए तैयार। आधार माना क्या? जब आपको चाबुक लगा तब आपने आधार माना। आपको क्या कहा? क्या कौन सा आधार माना? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा आधार आधार को नागरिकता का आधार कोर्ट ने भी नहीं माना। हमने भी यही कहा था, सिर्फ पहचान का आधार है, नागरिकता का आधार नहीं है। दिखाइए कोर्ट का आधार, आधार दिखाओ। नहीं सुधांशु जी, बोलिए, आप दिखाइए, पढ़े लिखे हैं, सभा में लेकिन मत बात गड़बड़ करिए। करते हैं। सुनिए, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि नागरिकता पता लगाना ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। तो ये हमने कब कहा? हमने सिर्फ कहा आप डॉक्यूमेंट क्या कह रहे हैं? दिखाओ। लेकिन राहुल गांधी बिहार के चुनाव में हरियाणा के इलेक्शन की बात करके क्या हासिल कर लेंगे बताइए? देखिए, अगर कहीं भी कोई सबूत पेश करता हो, दावा करता हो, फर्जी दावा करता हो, क्या हमारा हक, क्या हमारा फर्ज होना चाहिए? इलेक्शन कमीशन का या भाजपा का? देश के प्रधानमंत्री, एक मिनट सुनिए, बीच में नहीं रोकिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो फिर आप उसकी जांच तो करवा दो। देखिए, जो बच्चे यहां बैठे, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जो इन्होंने कहा, आप एग्जाम में अपियर हुए, आपको लगा मेरे नंबर कम आए, तो क्या तरीका है? कहेगा स्क्रूटनी का फॉर्म भरो, दोबारा चेकिंग होगी। अब कोई कहे नहीं, मैंने बयान दे दिया, स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरूंगा मैं, मगर मुझे जवाब परीक्षा देने वाली एजेंसी से रिटर्न में चाहिए मेरे नंबर का। ये वो काम है। चुनाव आयोग कह रहा अप्लाई तो करो भाई। तुम्हारी जो तुमने 22 दिखाई फोटो, वो सही में है कि नहीं? उसमें कहीं तो गलत निकल गए तो तुम। और दूसरा उदाहरण देता हूं, मैच खेलते हैं, आपको लगा कि बैट्समैन आउट था, एम्पायर ने आउट नहीं दिया है, तो क्या कहा जाता है? रिव्यू का पावर है ना, तो पूछता है रिव्यू को यूज करोगे? नहीं, मैं रिव्यू को यूज नहीं करूंगा, मगर मैंने कहा है तो मान लेना चाहिए। अब सुनिए तीसरा उदाहरण, कोई कहे किसी के यहां चोरी हो गई, पुलिस से कार्रवाई करो, तो कहेगा ना एफआईआर दर्ज कराओ। कहेगा नहीं, एफआईआर भी नहीं दर्ज कराऊंगा, कहूंगा 1 साल पहले मेरे यहां चोरी हो गई थी, जबकि मेरे घर के अंदर सारे लोग बैठे हुए थे, मैं बयान दे रहा हूं, इतना काफी। जानते क्यों? अरे अपने आप को शहंशाह आलम समझते हैं, शहजादा समझते हैं। मेरा बयान दे दिया काफी है, मैं लिखित में नहीं दूंगा, अन्यथा पूछिए कोई परीक्षा एजेंसी बगैर स्क्रूटनी का फॉर्म भरे नंबर चेंज कर दे, कोई मैच का डिसीजन बगैर रिव्यू की रिक्वेस्ट हुए चेंज कर दे। चुनाव आयोग कह रहा है रिक्वेस्ट तो करो। बोलने दीजिए, बोलिए। कर्नाटक के एसआईटी ने यह पाया कि एक वोट को हटाने के लिए, डिलीट करने के प्रयास के लिए 80 रुपया दिया गया। कुछ पता कर पाए माननीय सांसद? एक मिनट कौन ने दिया, कहां से दिया गया, किसने प्रयास किया? ये नहीं बताए, इलेक्शन कमीशन बताए। इलेक्शन कमीशन नहीं, ये बता दें। जवाब ये बता दीजिए, कौन से संविधान में पावर है स्टेट की किसी एजेंसी को चुनाव आयोग से जवाब तलब करने की?
तो भाई उसके पास और तो फिर है, तीसरी इलेक्शन कमीशन के पास पावर तो है। अच्छा, एक-एक क्या करके, तरीका है? अब मैं बता रहा हूं, एसआईटी ने कर्नाटक के 7-8 राज्यों की बात कही कि यहां से लोग आए, तो क्यों नहीं रिफर किया सीबीआई को? 7-8 राज्यों का कर्नाटक जी, एसआईटी कैसे ऑडियंस के सवाल को ऑडियंस के सवाल को क्या सवाल है? सर मेरा सवाल सर से है कि इन्होंने कहा कि लालू का लाल आएगा बवाल आएगा, तो इसका अर्थ ये है कि लालू का लाल आएगा बवाल आएगा रोजगार आएगा। तो सर लालू के लाल एक बार थे तो उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी जेब से रोजगार देगा या किसी का वो रोजगार देगा। तो सर अब कह रहे हैं कि लालू का लाल आएगा तो बवाल आएगा। तो सर अगर चलिए मान लीजिए कि हमने उनकी किताब एक बार और पढ़ी, अगर उनकी किताब की एंडिंग ऐसी हुई थी तो मैंने उनकी किताब एक बार और पढ़ी, तो सर क्या उनका ये जो आएगा तो वो रोजगार अपने जेब से देंगे या उनका वो रोजगार देगा? ओके ओके, जवाब। वो कह रहे हैं लालू का लाल आएगा। जी 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 बिल्कुल दे रहा हूं, बताइए। हाँ, देखिए अमीर जी, अभी जो है इसी सवाल से रिलेटेड आपने भी एक सवाल किया। सुधांशु जी ने कहा कि नवी पास या नवी फेल जो भी है वो क्या नौकरी देगा। तो एक चाय वाला झूठी बातें कर करके कि 2 करोड़ नौकरी देगा वो प्रधानमंत्री बन सकता है, तो नवी पास या नवी फेल सच बोल करके मैंने पूरी बात सुनिए। तो एक आप मान रहे तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं? नवी पास या नवी फेल अगर सच बोल रहा है कि वो बिहार के नौजवानों को नौकरी देगा तो वो नौकरी। अच्छा, ये नौकरी वाला शगुफा चल रहा है क्या? मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बिहारी होंगे और बिहार से होंगे। मैंने अपनी नौकरी छोड़कर रांची से यहां आया था, जो पलायन पे पहले मैं बात कर रहा था, पलायन के रूप में जो कहा जाता है कि बिहार से पलायन हुआ, 1900 दशक में पलायन का हुआ था। पलायन 2 तरह का होता है कि एक एजुकेटेड लोग जाते हैं पलायन करते हैं अपने स्टेट से कि बेटर के लिए, दूसरा होता है जो गरीब हैं जो मजदूर हैं उनका पलायन होता है। तो 1990 के दशक में मजदूरों का पलायन वहां से हुआ था। सबसे ज्यादा यदि पलायन का आप देखेंगे तो गुजरात है, उसके बाद पंजाब है, ऐसे 11 स्टेट है जहां से लोग इस देश को छोड़कर दूसरे जगह गए थे। इसलिए नहीं छोड़कर गए थे कि उनके वहां पे रोजगार नहीं था या नहीं था उससे बेटर अपने लाइफ को जीने के लिए। तो सर जो एसआईआर वाला मामला था, पहले आप सब खुद चिल्ला रहे थे कि वोट चोरी हो रहा है, अब एसआईआर जब 2.0 आने की बात हो रही है तो सब जगह ऐसे तहलका सा मच गया है कि जैसे उन्हीं के वोट जा रहे हो। एसआईआर की बात कर रहे थे कि एसआईआर जो है वो डुप्लीकेट वोट हटाएगा, गलत वोट निकालेगा। इनके बड़े आइडियोलॉग हैं राकेश सिन्हा जी, 2 जगह वोट दिए, वो 5 तारीख को वोट यहां दिए हैं, 5 तारीख नहीं 5 फरवरी को। ये देखिए 5 फरवरी को वोट बिल्कुल आपकी है, सही बात। ये ना यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हमने वोट डाला है और अभी जाके बिहार में वोट डाल के आए। ये कैसे कर रहे हैं राकेश सिन्हा जी? दूसरी चीज वही इन्हीं पार्टी के एक और नेता है संतोष ओझा जी, वो भी अपना 5 फरवरी को वोट यहाँ दिए। संतोष ओझा को तो नहीं मैं जानता, राकेश सिन्हा की तस्वीर काफी वायरल हो रही है। उसी प्रकार महाराज ये क्या हो रहा है? वो बीजेपी दिल्ली में के वोट डाल के गए 6 महीने में, वो बिहार में वोट डाल रहे हैं। उन्हें वोट डालने का इतना ही शौक है कहीं आसाम ना पहुंच जाए। मानिए अमीर जी, एक सेकंड मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तो एसआईआर इलेक्शन कमीशन ने इन्हीं के लिए कराया कि भाई इनके जो लोग एक सेट ऑफ पीपल हैं, 5 लाख लोग पहले महाराष्ट्र में वोट डालेंगे, उन्हीं को उठा करके वोट बनवा दीजिए, फिर हरियाणा में उनका वोट बनवाइए, फिर दिल्ली में, और वही जाके वोट बनवाइए फिर बिहार में। और जो 5 लाख लोग इनके शिफ्ट करते रहते। राहुल गांधी ने भी इस बात बोला, बीजेपी की बात है, इलेक्शन कमीशन का मुंह बंद है। सुनिए, इलेक्शन कमीशन के मुंह से कोई बात निकली नहीं है इसके खिलाफ, पर बीजेपी तो बोल रही है, नहीं बोल रही है बीजेपी। अब सुनिए, मैं इसका जवाब देता हूं बिल्कुल टेक्निकल। राकेश सिन्हा जी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने फरवरी में वोट दिल्ली में डाला था, उसके बाद ड्यू प्रोसेस के द्वारा उन्होंने दिल्ली में अपना वोट कटवाया और बिहार में जाके जहां के वो मूल निवासी हैं बेगूसराय, वहां पर उन्होंने अपना वोट जुड़वाया। जब दिल्ली में चुनाव आएगा फिर यहां के मूल निवासी बन जाएंगे। ये क्या बात है? समस्या सर आपने प्रोफेसर है दिल्ली में। सुनिए अब समस्या तब है जब आप 2 जगह वोटर हो। मगर मैं बताना चाहता हूं, आपको पता है बिहार का जो सीमांचल इलाका है, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, उन सब जिलों में कुल पॉपुलेशन से 25% ज्यादा आधार कार्ड थे। अकेले पूर्णिया जिले में इस साल के पहले 6 महीने में 5 लाख लोगों ने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया था, और वो लोगों के आधार कार्ड कहां के थे? ज्यादातर के मालदा के थे और 24 परगना के थे। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी ने बोला है और जो ये लोग कह रहे हैं एसआईआर पे, एक बात तो साबित हो गई। ये 1.5-2 साल पहले कहते थे ईवीएम हैक्ड है, बटन कोई भी दबाओ वोट बीजेपी को जाता था, अब कहना छोड़ दिया। अगर तथाकथित रूप से हैक थी ईवीएम तो किसी को वोटर लिस्ट में क्यों चेंज करना था? इसका मतलब वो आरोप झूठा था, मान लिया ना।
क्यों उठाना बंद कर दिया ईवीएम का मुद्दा? यानी अगर जब आप एसआईआर उठा रहे हैं इसका मतलब आपने ईवीएम हैकिंग के अपने आरोप को झूठा मान लिया। हकीकत ये है कि ये तब भी झूठ बोल रहे थे और आज भी झूठ बोल रहे हैं। आपको लगता है कि वोट चोरी हो रही है? आपको लोगों को लग रहा है? मैं जनता की राय ले, तो आपको लगता है वोट चोरी हो रही है? नहीं सर, अगर वोट चोरी हो रही होती तो सबसे पहले तो भाजपा की सरकार ही नहीं बनती। आप लोगों की अगर कर्नाटक में सरकार बन रही है, हिमाचल में सरकार बन रही है, जम्मू कश्मीर में आप लोग गठबंधन करके सरकार में, और ओमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया है कि हम तो कांग्रेस को कुछ मानते नहीं है। सर ये कैसी वोट चोरी है? जहां आपकी सरकार बन रही है वहां तो ठीक है, सब ठीक है। और सर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जिसको भी ईवीएम में दिक्कत है वो आओ। सौरभ भारद्वाज आए थे दिल्ली विधानसभा में पेचकस लेके, जब वो दिखा रहे थे देखो ऐसे वोट चोरी होते, कहां गए सौरभ भारद्वाज जी? क्यों नहीं दिखाया सर फिर ईवीएम? अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको लगता है वोट चोरी करके प्रधानमंत्री मोदी बने हैं? आपको क्या लगता है जब राहुल गांधी बोलते हैं वोट चोरी हो रही है तो आपके मन में ख्याल क्या आता है जब विपक्ष बोलता है? सर एक्चुअली क्या है कि जब हम अभी कुछ हुआ था भारत मंडपम में, उसमें ऐसा कहा था, मतलब 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे तब उन्होंने कहा था मैं डिजिटल इंडिया बनवाऊंगा, ठीक है। और आज हालत ऐसे है कि सच में डिजिटली इंडिया काम कर रही है। जी। सब कुछ तो कहीं ना कहीं जो चीज़ नरेंद्र मोदी जी ने कही है वो चीज़ उन्होंने करी है, तो वो अपने ऊपर वो जीते हैं। आप कोई कुछ कहना चाहता है वोट चोरी के मुद्दे के ऊपर? आप बोल चुके हैं, आप क्या कहना चाहते हो? सर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर अपना बयान क्यों नहीं देते हैं? उनको सरेआम वोट चोर कहा जा रहा है, तो उन पर वोट चोरी को लेकर के अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। पर गृह मंत्री ने बोला है, अमित प्रधानमंत्री ने बोला है। एक मिनट मैं इसका तथ्यात्मक जवाब भी देता हूं। पहली बात, कोई गंभीर बात कहता हो तो उसका जवाब दिया जाए। ये बताइए इन्होंने कहां से शुरू किया? हाँ वो आप क्या कह रहे हैं? पूरा भारत बोल रहा है उन्हें वोट चोर, तो ये बात तो इंपॉर्टेंट है। तो सुनिए ना, सुनिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। इन्होंने चौकीदार चोर भी तो बोला था, फिर माफी मांगी थी। इन्होंने कहा राफेल को लेकर सरकार के ऊपर का भ्रम फैलाया, फिर इन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सेना खराब है, फिर इन्होंने बालाकोट में कहा एयरफोर्स खराब है, फिर ऑपरेशन सिंदूर में कहा डिफेंस सर्विसेज खराब है, फिर उन्होंने कहा एलआईसी के बारे में झूठ बोला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में झूठ बोला, सेबी के बारे में झूठ बोला, इलेक्शन कमीशन के बारे में झूठ बोला, कोविड वैक्सीन के बारे में झूठ बोला, राम मंदिर के मुहूर्त के बारे में झूठ बोला। तो भाई जो सर्टिफाइड झूठ बोलने वाला है वो भी सुप्रीम कोर्ट से उसकी बात का कहां तक जवाब दे। अब दूसरी बात सुनिए, अब मैं हर बार ही झूठ एक मिनट सतीश जी ने बोला एक बारी तो मान लीजिए उसने सच बोला है। अब देखिए जिसने 9 बार झूठ बोला हो 10वीं बार कैसे माना जाए उसने सच बोला है? देखिए आप बताइए, आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा था जो हमेशा कहता था मास्टर खराब है इसी की वजह से मैं फेल हो रहा हूं? था कोई ऐसा बच्चा? देखिए आप इसको मजाक में, मजाक में नहीं, सीरियसली सुनिए ना, आपको मजाक क्यों लग रहा है? आप बोलने दीजिएगा तब ना। वो भी एक चोरी है, आप आवाज चोरी कर लेते हैं, बोलने दीजिए। अरे कमाल है, डबल माइक लगा है। एक सेकंड, इन्होंने बोला आवाज चोरी, 1 माइक 2 माइक 3 माइक, उसके बाद भी कह रहे हैं आवाज चोरी हो रहा है। ऐसे ही वोट चोरी हो रहा है। जैसे आपने प्रूव किया कि आवाज चोरी आप नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में ये सिद्ध कर दे, देश के प्रधानमंत्री सिद्ध कर दे कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि ये खाली देश विरोधी काम करता है, गलत चीजें लाता है, गलत प्रूफ लाता है। एक बार इसको शांत तो कर दो। अच्छा ठीक है बोला। अब मैं जवाब देना चाहता हूं। सुनिए, पिछले 35 साल से कांग्रेस के साथ बिहार में क्या हो रहा? 1990 सीटें जीती 71, वोट मिला 24%, जमानत जब्त 103। 1995 सीटें जीती 29, वोट परसेंटेज घट के हो गया 16%, जमानत जब्त 167। सन 2000 सीटें जीती 29, वोट परसेंट आ गया 11 पे, जमानत जब्त 231। अब आइए साहब, 2005 कुल लड़ाई 58 सीट पे और उसमें 5% वोट पे आ गया और उसके बाद जमानत जब्त हो गई, उसके बाद भी 14 सीटों पे। अब आइए 2010 वोट परसेंटेज 8 पे आ गया, जीते 4, जमानत जब्त 216। अब सुनिए 2015 27 सीटें जीते, 6% वोट पे आ गया और लड़े 41 थे। सन 2020 लड़े कुल 70 सीट, जमानत जब्त 4, वोट परसेंट 9.5। ए भैया राहुल गांधी बता दो, 35 साल से ये तुम्हारा वोट ऐसे करके उड़ रहा है, वो कौन चोरी कर रहा था भाई? मैं योगी आदित्यनाथ को यहां लाता हूं। योगी आदित्यनाथ की एक पिक्चर है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेटर कराया उत्तर प्रदेश के अंदर, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, नीतीश कुमार के लिए भी ये कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को बेटर कराए। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार पर चिपकेगा जंगल राज? मनोज सिंह
महिलाएं जो इनको 30,000 रुपया मिला और जिनको नहीं भी मिला है, दोनों तरफ से नाराजगी व्यक्त भी कर रही है कि नहीं मुझे 30,000 नहीं मिला है, लेकिन वो बोलती हैं कि वो जो शासन जो 20 साल गुजारा है उससे हम बेहतर है कि हमें जो सरकार पीढ़ी नहीं हो गई है। हाँ। जो 5 साल का बच्चा था वो आज 25 साल का हो गया। उसने सिर्फ जेडीयू की सरकार देखी है, बीजेपी की सरकार देखी है। आप बात को समझिए, आप बच्चों को एक गलत तरीके से समझाते हैं। दिल्ली के बाजारों में घूमेंगे तो लोग जानते हैं रिक्शे वाले को, ठेले वाले को बिहारी कहकर साइड करते हैं, और मैं उनको बोलता हूं कि जो आप उसको बिहारी बोल के बोलते हो, जो सामने बिल्डिंग बन रही है इसमें काम करने वाला 80% बिहारी है, लेकिन इस घमंड में मत रहना कि इसमें जो चेयर लगेगा उसमें दूसरा कोई आएगा बिहारी आकर बैठेगा। आप उस सम्मान के तो देखिए बिहारी बच्चे को, आप ये मत कहिए। ये जितने बच्चे पढ़ने आए वाली स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री की, आपको लगता है इट विल गो डाउन वेल और इसका नुकसान होगा? नहीं, अब चीजों को समझिए, कहां पे कौन कैसे वोट को प्रभावित कर रहा है। मैं उसी चीज को बता रहा था आपको कि एसआईआर के द्वारा कहां पे। ये तर्क बड़ा विचित्र है। अगर हम ऐसे माने तो आज देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, तो जिनकी उम्र 90 साल या उससे कम है उनको तो देश की आजादी का अंग्रेजों की कोई बुराई देखी नहीं, तो पता अंग्रेज ठीक हो गया? नहीं, ऐसा तक थोड़ी चलता है कि साहब जिस आज पीढ़ी ने देखा नहीं तो पता नहीं। अरे देखा नहीं तो उसे याद करना चाहिए। 15 अगस्त 26 जनवरी इसीलिए मनाया जाता है ताकि याद रहे कि हमारे साथ क्या हुआ था। इसलिए हर चुनाव में याद करना जरूरी है। याद कराते हैं कि बार बार बीजेपी कहती है सपा गुंडों की पार्टी है, और बार बार मायावती का वो नारा याद दिलाती है। हमने नहीं कहा था, यूपी में नारा एक ही पार्टी ने लगाया था, चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। हमने नहीं कहा था। सुधांशु जी, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं आप नहीं मानते हैं? हाँ या ना? अरे आप नहीं मानते? नहीं, हाँ या ना? हाँ या ना? क्योंकि आप कहते हैं हाँ या ना? मस्जिद रहेगी। हाँ ना? आप नहीं मानते? हाँ या ना? मानते हैं? सुप्रीम, इस पे क्या हाँ या ना मांग रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट बोलता है there is a complete breakdown of rule of law in उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट अप्रैल 2025 मैं चुनौती देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला there is a complete breakdown of rule of law, लेकिन बोला कि नहीं बोला? अरे मैं आपको बता रहा हूं सर, ये लीजिए न्यूज़ 18 की खबर दिखा दूं, कोट कर रहे हैं, वो किसी विषय पर बोला होगा। अरे आप सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो किसी विषय पे बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट अगर बोलेगा कि देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन उत्तर प्रदेश, तो वो किसी विषय पे बोलेगा। बोलिए। अरे उसने बोला कि नहीं बोला? बताइए। नहीं, इस किसी कॉन्टेक्स्ट में इसमें नहीं बोला है। कॉन्टेक्स्ट बोलिए। ये लीजिए, मैं आना छोड़ दूंगा डिबेट में। अरे बोलिए ना। मैं आना छोड़ दूंगा डिबेट में। अरे टाइम्स ऑफ इंडिया अप्रैल 2025 देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट की फोटो बच्चों लगी। अच्छा आप सुनिए, ये ऐसे ही झूठलाते हैं, ये ऐसे ही झूठलाते हैं जैसे प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला था। एक मिनट, अगर न्यूज़ है, सुनिए, अगर ये न्यूज़ है तो सुनिए, बोलिए। जो बोलते हैं कि सुप्रीम केस देश में लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर चुनाव जीतते हैं, योगी जीते हैं चुनाव लॉ एंड ऑर्डर के विषय। अगर अखबार में छपी न्यूज़ पे है तो मार्च 2017 में टाइम्स ऑफ इंडिया में मुलायम सिंह के हवाले से छापा गया कि मेरा बेटा औरंगजेब हो गया। बोलो, अगर अखबार में छपी खबर पे करना है, बोलो हाँ या ना? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। आप बोल रहे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। अखबार में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला के बारे में जनरल नहीं बोला। कोई जनरल नहीं बोला। किस कॉन्टेक्स्ट में बोला? ये बोलिए। मैं डिबेट में आना छोड़ दूंगा। क्यों हम चाहते हैं आप आए? मतलब अरे हम चाहते हैं आप आए। मैंने अपने सर्वे में बोला था कि लॉ एंड ऑर्डर एक उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा ये है। मेरा चैनल पे बोला था और लोगों ने उस बात को मेरा एक सर्वे है जो बता रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पे बिहार की सरकार जा रही है। इनकी तो कंपनी है। अरे नहीं, अरे उनकी कंपनी है मटीज, वो कंपनी सर्वे कराती है। आप कह रहे मैंने भी सर्वे करा, आपकी कंपनी कौन सी है? हम भी रिसर्च स्टूडेंट रह चुके हैं, 20 साल रिसर्च की हमने। उत्तर प्रदेश विधानसभा का वीडियो अवेलेबल है जिसमें योगी जी ने कहा हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तुरंत अखिलेश जी ने खड़े होकर कहा आप कैसी भाषा बोल रहे हैं? अरे यूपी में माफिया की वो स्थिति हुई है जो एक गीत चलता था चुनाव के समय कि बिलवा में घुस जाएगा सब सांप बिच्छू गोजर चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर। ओके, मैं रुक करता हूं। क्या आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर योगी के राज में और नीतीश के राज में बेटर हुआ है? इस पर अपनी राय कौन रखना चाहते हैं? यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि मुझे भी पता है जब से यूपी में योगी जी की सरकार आई है ना, तब से हम लड़कियों को अगर रात को 9:30-10 बजे भी बाहर निकलना होता है ना, तो हमें 4 बार सोचना नहीं पड़ता है। वहीं जब योगी जी की सरकार नहीं थी तो हमें 4 बार सोचना पड़ता था। ओके, ये पॉइंट है। ओके, चलिए तो फिलहाल आज के वीकेंड एडिशन में इतना ही। आज के स्पेशल ब्रॉडकास्ट को आपने देखा, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे युवा मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से आपका धन्यवाद। लेकिन 11 नवंबर को वोट जरूर डालिएगा और 14 नवंबर को गिनती न्यूज़ 18 इंडिया पर होगी, जरूर देखिएगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर होगी, जरूर देखिएगा। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।